हम लोग बात करेंगे चॉम्स्की के बारे में और स्टीफन क्रेसन के बारे में। चॉम्स्की महोदय क्या बताए हैं अपने भाषा विकास के सिद्धांत में यानी भाषा अर्जन के सिद्धांत में, और स्टीफन क्रेसन महोदय क्या बताए हैं भाषा विकास के सिद्धांत में। इन दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो चॉम्स्की के बारे में। देखिए चॉम्स्की महोदय जो है यह एक कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैसे आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो है चॉम्स्की महोदय कहाँ के वैज्ञानिक है? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। वही बात करें तो चॉम्स्की महोदय ने भाषा विकास, चॉम्स्की महोदय को भाषा विकास का जनक कहा जाता है। पूछेगा कि भाषा विकास का जनक किसे कहा जाता है, तो चॉम्स्की को। भाषा विकास का जनक किसे, तो चॉम्स्की को कहा जाता है। और भाषा विकास का सिद्धांत भी कौन दिए हैं, तो चॉम्स्की महोदय दिए हैं। भाषा विकास का सिद्धांत भी कौन दिए हैं? चॉम्स्की महोदय ने दिए हैं। और भाषा विकास में भी कौन से, तो भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया है। किसका दिया है? भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाषा अर्जन का सिद्धांत कौन दिए हैं? चॉम्स्की ने दिए। भाषा अर्जन का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिए हैं। चॉम्स्की महोदय का मानना है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस या यंत्र या एक युक्ति या एक मशीन होता है। चॉम्स्की महोदय का मानना क्या है कि बालक के मस्तिष्क में एक यंत्र होती है, यंत्र कहें या मशीन कहें, युक्ति कहें या डिवाइस कहें, जो हर बालक के मस्तिष्क में फिट होता है। और ये अलग से नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट होती है ना। ये बालक जब जन्म लेते हैं तो उसके अंदर ये जन्म जात होते हैं, उसके अंदर यह जन्म जात होते हैं, अलग से उसको सेट किया नहीं जाता है। यह बात कौन मानते हैं? तो चॉम्स्की महोदय का मानना है कि बालक के मस्तिष्क के अंदर है ना एक यंत्र है, एक डिवाइस है, ये मशीन है, एक युक्ति है, सब उसी का नाम है। ठीक है। और इसी मशीन के माध्यम से दुनिया के बालक किसी भी भाषा को सीख पाते हैं, दुनिया के किसी भी भाषा को सीख पाते हैं। लेकिन वह होनी चाहिए बालक का प्रथम भाषा। कौन सा? प्रथम भाषा। भले ही कोई बालक खुटौना में जन्म लिया हो, मधुबनी में जन्म लिया हो, बिहार में जन्म लिया हो, लेकिन उस बालक को अगर जन्म तुरंत लेने के बाद अगर अमेरिका भेज देंगे, 10 दिन के अंदर भी भेज देंगे, तो जब वो बड़े होंगे तो मैथिली का मौ नहीं जानेगा, बल्कि वो वहाँ के अमेरिकन लैंग्वेज जो अंग्रेजी होंगे वो बोलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि बालक जिस परिवेश में था और बालक के अंदर जो एक मशीन है जिसका नाम है जो है युक्ति या यंत्र, अभी आगे हम बताएंगे क्या नाम है, वो जो मशीन है वो मशीन के अंदर दुनिया के सभी भाषाओं को सीखने की क्षमता होती है। जो जिस परिवेश में बालक होंगे वही भाषा बालक क्या कर जाएंगे? सीख जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे। चॉम्स्की महोदय का मानना है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस या यंत्र या युक्ति या मशीन होता है जिससे बालक भाषा को सीखता है, और इसी के माध्यम से बालक क्या करते हैं? भाषा को सीखता है। और ये इसी युक्ति को यानी इसी यंत्र को LAD कहा जाता है। क्या कहा जाता है? LAD। इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हिंदी में भाषा अधिग्रहण यंत्र। भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो याद रखिएगा बालक दुनिया के किसी भी भाषा को सीख सकता है। वो किसके माध्यम से? तो LAD के माध्यम से। वो कहाँ होता है? बालक के मस्तिष्क में होते हैं। और इस जिस मस्तिष्क में जो यंत्र, जो मशीन, जो डिवाइस लगा होता है उसका नाम क्या है? LAD। तो चॉम्स्की महोदय का मानना क्या है कि बालक दुनिया की किसी भी भाषा को सीख सकते, उसका पहली भाषा होना चाहिए। कौन सा भाषा होना चाहिए? पहली भाषा होना चाहिए, तभी जाकर के बालक को किसी भी भाषा को सीख सकता है। बात क्लियर है क्या? वो जिसके माध्यम से सीखता है उसका नाम क्या है? LAD। बच्चा को जैसा परिवेश दिया जाता है बच्चा वैसा भाषा ग्रहण करता है। बच्चा को जैसा परिवेश दिया जाएगा बच्चा वैसा भाषा ग्रहण करता है। यह किसके द्वारा संभव होता है? तो LAD के द्वारा संभव होता है। किसके द्वारा संभव होता है? LAD के द्वारा संभव होता है। तो बालक दुनिया की किसी भी भाषा को सीख सकता है। इन्होंने बोले तो कौन? चॉम्स्की महोदय ने ही सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया है। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया है। चॉम्स्की महोदय का मानना है कि बालक के पास
दुनिया के सभी भाषाओं के व्याकरण का ज्ञान होता है। वो बाय ये सब डिफॉल्ट होता है। बस जिसको पहली बार उसको स्टार्ट किया जाएगा उसी भाषा का ज्ञान उसको हो जाएगा। ये कुछ हनुमान जी की तरह कहानी है। बचपन में हनुमान जी बहुत शरारती किया करते थे, तो एक ऋषि ने क्या किए थे, उनको श्राप दे दिया था कि तुम्हारे अंदर उड़ने का शक्ति क्या हो जाए, छिन्न हो जाए। क्योंकि ये क्या करते थे, यज्ञ करते थे तो उनको जा करके क्या करते थे, पत्थर उत्तर गिरा देते, क्योंकि उड़ करके जाते थे ऊपर से गिरा देते थे। तो जब उसकी माता को ये बात पता चले तो उनके पास गए, तो ऋषि ने कहा कि देखिए अब तो हमारे मुंह से जो निकल गया हो तो वापस हम ले नहीं सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि उन्हें जब याद दिलाया जाएगा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कि आपके पास वो शक्ति है, तो उनको वापस आ जाएगा। तो फिर कब हुआ, जब वो जब श्रीलंका पे मतलब लंका जाने को बारी था, तो जब बांधने की बारी सीता मैया को ढूंढने के लिए जाने का बारी था, तो उस समय उसको याद दिला गया। किसके द्वारा, जामवंत के द्वारा दिया गया था। बस वही बात बालक के अंदर है। बालक के अंदर दुनिया के सभी भाषा का, दुनिया के सभी व्याकरण का ज्ञान होता है। बस पहली बार खाली आपको उसको याद दिलाना है कि आपके अंदर वो क्षमता है जो आप दुनिया की किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। तो यह बात कौन कहते हैं, चौमस्की महोदय। कौन कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो भाषा क्या होनी चाहिए, प्रथम होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए, पहली बार होना चाहिए कि आइए वो सीख लीजिए आप फिर जो 2 साल के बाद सीखेंगे, ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि इन्होंने ही सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया है। मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह सार्वभौमिक व्याकरण कहलाता है। अर्थात भाषा या व्याकरण बच्चों में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही भाषा समझने लगते हैं। बालक कब से भाषा को समझने लगते हैं, जन्म से ही भाषा को समझने लगते हैं। यदि आपको पूछे कि प्रथम भाषा अर्जन के अधिगम, अर्जन प्रथम भाषा, जब प्रथम भाषा अर्जन होगा तो भाषा अर्जन का सिद्धांत कौन देगा, चौमस्की, क्योंकि प्रथम भाषा ही सीखने की बात करते हैं। बालक का चौमस्की महोदय का मानना है कि बालक प्रथम भाषा को LAD के माध्यम से बगैर मेहनत किए, बगैर प्रयास किए क्या कर जाएंगे, सीख जाएंगे। न मेहनत करना है, न प्रयास करना है, न किताब की जरूरत है, न व्याकरण की जरूरत है। जब ये अर्जन का सिद्धांत दिया है तो आप समझ ही सकते हैं कि कुछ की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात समझ में आए। यह सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरण का भी सिद्धांत दिए हैं। कौन, चौमस्की महोदय ने। इनका मानना है कि भाषा संरचना 2 प्रकार के, एक सतही संरचना और दूसरा गहरी संरचना, यानी एक सरफेस लेवल और एक डीप लेवल, एक सतही ज्ञान और एक गहरी ज्ञान। इसके बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। बस हमने आपको क्या क्या कहा, बस इतना बात पे थोड़ा ध्यान रख लेनी है कि भाषा अर्जन का सिद्धांत, भाषा विकास का जनक LAD का जो है बात कौन कहा, चौमस्की ने। भाषा अधिग्रहण सिद्धांत चौमस्की ने, भाषा अधिग्रहण सिद्धांत चौमस्की। देखिए अर्जन को ही अधिग्रहण कहा जाता है। संस्कृत वाले इस बात को ध्यान रखेंगे, अर्जन को ही अधिग्रहण कहा, या मैथिली में भी ऐसे पूछेंगे, अर्जन नहीं लिखा लेगा हिंदी मैथिली उर्दू में, क्या लिखा लेगा, अधिग्रहण। क्या लिखा लेगा, अधिग्रहण। तो याद रखना है कि भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत चौमस्की ने, सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत चौमस्की ने। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या, भाषा अर्जन का बात कौन कहते हैं, चौमस्की। लेकिन याद रहे कि बालक किसी भी भाषा को सीख सकता है, लेकिन वो भाषा क्या होना चाहिए, प्रथम होना चाहिए। कौन होना चाहिए, प्रथम होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अगला हम लोग बात कर लेंगे, नहीं चश्मी से नहीं, गलत बात है ना। अपना ये कौन है, स्टीफन क्रेशनवाला, ये बहुत बड़े भाषाविद है जी, है ना। ये मतलब मैंने वैसे ही बोल दिया, बहुत बड़े भाषाविद है ना, भाषा का विद्वान, भाषा का विद्वान। हम आप थोड़ा मोड़ा जानते हैं, हिंदी बोले थे, अंग्रेजी बोले थे, कहते बहुत जानते हैं, है ना। और इन्होंने बहुत सिद्धांत दिए, तो समझिए है ना, उनके आगे उन लोगों के आगे हम आप एक क्या बाल के बराबर नहीं है। तो हमने कहा कि स्टीफन क्रेशन महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया। देखिए चौमस्की महोदय कौन सा सिद्धांत दिया था, भाषा अर्जन का। लेकिन क्या द्वितीयक भाषा को अर्जन किया जा सकता है, कौन भाषा को, चौमस्की महोदय का मानना है कि बालक किसी भी परिस्थिति में द्वितीयक भाषा को अर्जन, उसको क्या करना पड़ेगा, अधिगम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अधिगम करके सीखना पड़ेगा। लेकिन प्रथम भाषा को क्या कर लेगा,
अर्जित कर लेगा, लेकिन द्वितीय भाषा को अर्जित, अर्थात प्रथम भाषा का अर्जन का सिद्धांत कौन दिया है? चॉम्स्की। लेकिन ये जो स्टीफन ग्रेसन महोदय है ना, इन्होंने कहा कि जैसे प्रथम भाषा को अर्जन किया जा सकता है ना, वैसे द्वितीय भाषा को भी अर्जित किया जा। द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत कौन दिया? स्टीफन। चलिए देखिए इन्होंने क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। स्टीफन क्रेसन ने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया है। मैंने कहा अधिग्रहण को ही तो बोलते हैं अर्जन। क्या बोलते हैं? अर्जन। ये स्टीफन क्रेसन ने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया है। स्टीफन क्रेसन एक भाषाविद है। भाषाविद मतलब भाषा के विद्वान, भाषा के। इन्होंने कहा कि 5 प्रकार की परिकल्पनाएं दी। इन्होंने कितने परिकल्पनाएं दी हैं? 5 प्रकार की। इनके अनुसार भाषा अधिग्रहण के लिए सचेत व्याकरणिक, सचेत मतलब समझते हैं ना, सोच समझकर, सचेत व्याकरणिक नियमों के व्यापक उपयोग की आवश्यकता। अच्छा एक बात बताइए, जब ये सचेत व्याकरण की आवश्यकता, नियम की आवश्यकता, मास्टर विद्यालय की आवश्यकता हो जाए तो क्या वह अर्जन होगा कि अधिगम? अधिगम हो जाएगा। तो इन सब की आवश्यकता न हो तब तो अधिगम, तब तो अर्जन होंगे। तो स्टीफन क्रेसन महोदय क्या कहते हैं कि बालक द्वितीय भाषा को भी अर्जित कर सकता है। इस अगर अर्जित करेगा तो क्या व्याकरण की जरूरत होगी? नहीं होगी। क्या नियम की जरूरत होगी? तो इनके अनुसार भाषा अधिग्रहण के लिए सचेत व्याकरणिक नियमों के व्यापक उपयोग की आवश्यकता, और इसके लिए कठिन कार्यविधि जैसे नियमावली की आवश्यकता। जो ही कठिन की आवश्यकता हो जाए तो क्या अर्जन होगा? तब क्या हो जाएंगे? अधिगम हो जाएंगे। और हम आपको भला क्या करवाना है? अर्जन करवाना है। स्टीफन क्रेसन महोदय क्या कहते हैं? अर्जन होगा कि अधिगम? अर्जन होगा। क्या होगा? अर्जन होगा। बात क्लियर है क्या? देखिए चॉम्स्की महोदय कहते हैं कि केवल प्रथम भाषा को ही अर्जित किया जा सकता है, द्वितीय भाषा को अर्जित। लेकिन स्टीफन क्रेसन महोदय कहता है कि ना, द्वितीय भाषा को भी अर्जित किया जा, लेकिन इसके लिए उनको 5 परिकल्पनाओं से होकर के गुजरना। कितने परिकल्पना? 5 परिकल्पना। अर्थात इन्होंने बताया कि 5 स्थितियों में रहकर बच्चा दूसरी भाषा को भी अर्जित कर। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग मेहनत करेंगे, किताब कॉपी का जरूरत पड़ेगा, है ना, विद्यालय का जरूरत पड़ेगा, मास्टर का जरूरत पड़ेगा, तेकरा न कहते हैं अधिगम। आपने मन हो जाता, किताब कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगा, अर्जन होगा कि नहीं होगा? तो एक बात बताइए, अगर मान के चलिए हम द्वितीय भाषा को भी सिखाएं और ना हमको किताब का जरूरत पड़े, ना कॉपी का जरूरत पड़े, तो क्या आप उसको अधिगम कहेंगे? क्या कहेंगे? तो बस इन्होंने यही बात बताई कि मास्टर सब का जरूरत, लेकिन इसके लिए कितना स्थिति है? 5 स्थितियों में। पहला है अधिग्रहण और सीखने की परिकल्पना। अधिग्रहण और सीखने की मॉनिटर पढ़िए। मॉनिटर को कहते हैं निगरानी परिकल्पना। क्या कहते हैं? निगरानी परिकल्पना। निगरानी परिकल्पना। परिकल्पना कौन परिकल्पना? निगरानी परिकल्पना। इनपुट परिकल्पना। तीसरा क्या है? इनपुट परिकल्पना। इसको कहते हैं बोधगम्य। क्या कहते हैं? बोधगम्य परिकल्पना। बोधगम निवेश का या बोधगम परिकल्पना का एक ही बात है ना। बोधगम या निवेश अलग अलग होगा। बोधगम या निवेश परिकल्पना। बोधगम या निवेश परिकल्पना लिख लेना है जी। नाम का कमाल है। हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है ना, शुद्ध हिंदी मीडियम है, तो हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे क्या? हो गई क्या? चलिए अगला चौथा नंबर है प्रभावी निस्पंदन परिकल्पना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना। और प्राकृतिक आदेश परिकल्पना मतलब स्वाभाविक क्रम परिकल्पना। स्टीफन क्रेसन महोदय का मानना है कि बालक कितने स्थितियों में रह करके 5 स्थितियों में रह करके क्या सीख सकते हैं? द्वितीय भाषा को भी अर्जन,
कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला के बारे में जानते हैं, अधिग्रहण और सीखने की परिकल्पना। तो देखिए सबका मानना है कि बालक जो भाषा कैसे सीखता है, अनुकरण। कैसे सीखते हैं? अनुकरण करके। तो बालक को ऐसे किया जाए, पहला जो है इसका अधिग्रहण और सीखने की परिकल्पना, इसमें क्या कहते हैं कि बालक को जो भाषा सीखना हो, जो भाषा सीखना हो, बालक को उस परिवेश में रख दिया जाए। बालक को जो भाषा सीखना हो उस परिवेश में रख दिया जाए तो बालक क्या कर लेंगे, धीरे धीरे स्वतः ही अपने आप क्या कर लेंगे, उस भाषा को अर्जित करते चलेंगे। कैसे? अनुकरण करके। कैसे करेंगे? अनुकरण करके। जिसे हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। कौन विधि? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने। मान के चलिए हमको अंग्रेजी ना होता बोले, अब हमको अमेरिका में जाके छोड़ाएंगे, है ना, तो कुछ दिन दिक्कत होगी, एक आध साल दिक्कत होगी, बहुत से बहुत मान लीजिए 4 महीना 5 महीना दिक्कत होगी, लेकिन इसके बाद क्या करने लगेंगे हम आप ही, तौबा तौबा करके बोलना शुरुआत करेंगे। तौबा तौबा बुझते हैं ना। अब पूरा कहेंगे पानी दीजिए तो उतने नहीं बुझेंगे, सोचे कहेंगे वाटर, समझ आएगा समझ सा पानी होगा चाहिए, है कि नहीं। तो हमने क्या कहा कि क्रिएशन के अनुसार दूसरी भाषा सीखने वालों के लिए दूसरी भाषा के ज्ञान को विकसित करने के 2 तरीके, एक तो अर्जन और एक तो अधिगम। लेकिन हम लोग को अधिगम कराना नहीं है, क्या कराना है? अर्जन। तो दूसरी भाषा को इस प्रकार सिखाया जाए कि बच्चा बिना लर्निंग मतलब बगैर सीखे भाषा को अर्जित कर ले। इसके लिए इन्होंने माहौल तथा कम्युनिकेशन पर बल दिया कि भाषा का क्या दिया जाए, परिवेश दिया जाए, और बालक को क्या दिया जाए, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का मौका। हमने क्या कहा, बालक को क्या दिया जाए, परिवेश दिया जाए, और क्या दिया जाए, कम्युनिकेशन दिया जाए। एक परिवेश है, दूसरा कम्युनिकेशन। अगला देखिए, अब बउआ को जब परिवेश और कम्युनिकेशन दिया जाएगा तो अनुकरण करके वो द्वितीय भाषा को वो क्या कर लिया, सीख गया। क्या उन्होंने मेहनत किया, किताब कॉपी की जरूरत पड़ा, विद्यालय जाने की जरूरत पड़ा? नहीं। तो प्रथम भाषा को द्वितीय भाषा को भी क्या कर लिया उन्होंने, अर्जित कर लिया। द्वितीय भाषा को भी अर्जित कर लिया। अब देखिए जब द्वितीय भाषा को उन्होंने अर्जित कर लिए तो अगला क्या है, मॉनिटर परिकल्पना। मॉनिटर माने होता निगरानी। अब निगरानी में क्या ना, मान के चलिए कि देखिए हम कोई काम कर रहे हैं, हम ककरो से सीखे नहीं थे, है ना, अपने से कर रहे हैं, तो गलती हो गया ना, सामने वाला कह दिया कि ये यहाँ पे किया ना, ये गलती हो गया, ना कर लीजिए, तो क्या हमको सिखाना हो गया? इसको सिखाना कहेंगे? नहीं, हमको अपने आ रहा था, कहीं गलती हो गया तो बोल दिया ना कर लो, है ना। तो मॉनिटर परिकल्पना ये कहते हैं, मॉनिटर नाम है निगरानी, यानी बालक जो भाषा अनुकरण करके सीखे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां होगी कि नहीं होगी? अशुद्धियां कुछ ना कुछ होगी। इन अशुद्धियां को शुद्धिकरण करने के लिए, यानी इसको दूर करने के लिए बालक कहाँ जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। लेकिन वहां पर सीखने नहीं जा रहे हैं, वहां पर सीखने नहीं, केवल वहां पर नहीं तो विद्यालय कहले या ऐसे परिवेश कहले जहां पर वो शुद्ध बोला जाए, है ना, वहां पर गए। और जो ही वहां पर गए तो देखिए कैसे हुआ, जैसे बउआ चूंकि अनुकरण करके यानी अर्जन करके सीखे हैं तो देश, उनको तो बोलने में कहते हैं क्या, देश। तो लेकिन देश उसको पता नहीं कि लिखा कैसे जाता है, ओकरा जैसे पता है कि देश केना लिखा जाएगा। लेकिन वहीं जब विद्यालय में जाएंगे ना, और विद्यालय में जाएंगे तो देखेंगे क्या देश कैसे लिखल है, कैसे लिखल है, उसको सीखना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। नहीं खाली समझ गए कि ई वाला स्व नहीं होकर के ई वाला स्व होगा, वो आसानी से कर लेगा। जैसे स्कूल, वो अर्जन करके बोलना सीखे थे, दिया क्या स्कूल होता है तो अपना स्कूल लिखा, लेकिन इसे तो नहीं लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, स्कूल लिखाएगा। तो बस उन पर निगरानी किया गया। क्या किया गया, निगरानी। यहाँ पर मेहनत नहीं किया, मेहनत करेगा तब होगा अधिगम, लेकिन मेहनत देखिए। अर्जन के बाद जब हम भाषा सीखते हैं तो इसमें लर्निंग की वजह से यानी अर्जन के वजह से परिवर्तन होता है, अर्थात भाषा प्रयोग में शुद्धता आएगी। शुद्धता जैसे हम बहुत सारे गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्कूल जाने के बाद वो सामने आता है और हमारा अर्जन, मैं कहाँ कर रहा हूँ अधिगम, मेरा अर्जन क्या बनेगा, बेहतर बनेगा। क्या बेहतर बनेगा, अर्जन बेहतर बनेगा। क्या बनेगा, बेहतर अर्जन।
ये बात समझ में आया कि नहीं? तो पहला हमने परिवेश में गया, पहला हमने कहाँ गया? परिवेश में। परिवेश या माहौल से हमने अनुकरण किया, अनुकरण किए हुए बातों को शुद्धता लाने के लिए विद्यालय से गुजरे, विद्यालय से गुजरे। अब जब गुजरेंगे तो कुछ ना कुछ अपने अंदर समाहित करेंगे, इसको कहते हैं इनपुट। क्या कहेंगे? इनपुट। अपने अंदर निवेश किए। तो देखिए बच्चे को कुछ इनपुट्स देंगे जो वस्तुओं के माध्यम से हो सकता है या शब्दों के माध्यम से हो सकता है। अब इनपुट्स बउआ को कैसे दिए? कुछ बोल रहा था तो गलती कर दिया तो या इशारा कर दिया या कुछ बता दिया जिससे उसको समझ में आ गया। अब ये बच्चों के लिए बोधगम्य होना चाहिए, यानी जो इनपुट दिया जा रहा है वो बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? बोधगम्य। बोधगम्य का तात्पर्य होता है क्या? बोध मतलब क्या? समझ। बोध माने समझ, मतलब वो बालक के समझ पर आधारित होना चाहिए। यह इनपुट शिक्षार्थी के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर का होना चाहिए। मतलब बउआ जब जानते हैं ना, मान के चले कि हम 1 + 1 जानते हैं 2 होता है कि नहीं? तो अगर हमको 1 - 1 नहीं होता है क्या, तो बस थोड़ा सा उसको बताएंगे तो क्या कर लेगा? समझ जाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि यह इनपुट शिक्षार्थियों के वर्तमान स्तर से क्या होना चाहिए? थोड़ा ऊपर होना चाहिए। मतलब देखिए इनपुट को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? INPUT। आई से हो गया आई, इनपुट मतलब आई। अब प्लस माने जोड़, ये कर देंगे क्या? 1। कुछ ऊपर वाला कपी एक तो होगा ना कम से कम। कनिक में मतलब कभी एक शुरू वाला क्या होता है? एक ना होता है। तो I + 1, I + 1 पूछता है कि बताइए I + 1 किस परिकल्पना को दर्शाता है? इनपुट परिकल्पना या निवेश परिकल्पना को। इनपुट परिकल्पना या निवेश परिकल्पना। बात क्लियर है क्या? आइए अब कह रहे हैं प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। प्रभावी फिल्टर परिकल्पना हम कह रहे हैं कि बउआ जो कुछ भी सीखा और अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे। पहले तो माहौल से सीखा, तब जाकर के सोता लाई, सोता लाने के बाद अपना बुद्धि विवेक का उपयोग किए। अब बुद्धि विवेक का उपयोग करेंगे तो नहीं रह जाएंगे, अब इसका क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। और जब प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? यह एक काल्पनिक बाधा है जो शिक्षार्थियों को सीखने से रोकता है। कैसे? देखिए अगर कोई बालक को तनाव ज्यादा हो जाए, तनाव माने तनाव ज्यादा हो जाए, मोटिवेशन कम जाए, आत्मविश्वास कम जाए, तो क्या अर्जन अधिक होगा कि कम होगा? स्वाभाविक बात है, अर्जन कम होगा। अगर आप तो समझ लिए लेकिन अंदर से मोटिवेशन घट गया है ना, टेंशन बढ़ गया कि हम जो उपयोग करेंगे, जैसे उपयोग किया सामने वाला करेगा, देखो ना 2 दिन लग गया दिल्ली तो बोलने लगा तेरे को मेरे को, क्योंकि वहां से वो अर्जन करके आया था। जैसे अपने गांव घर के जो हम आपके जो दादा होते हैं या पिताजी होते, चाचा होते, भैया होते हैं, उन लोग को शुद्ध पहले हिंदी का हवा नहीं आता था, कुछ नहीं आता था मैथिली का अलावा। लेकिन जब वो दिल्ली से आते हैं तो तेरे को मेरे को बोलना क्या कर देते हैं? शुरुआत कर देते हैं। क्या उन्होंने कोई कॉलेज जाके किए? लेकिन तैयो सीख गए कि नहीं? तो द्वितीय भाषा को भी अर्जन की है। लेकिन अब उसी अर्जन किए हुए चीजों को यदि उनको अच्छे डायरेक्शन दे दिया जाए तो पूरा शुद्ध रूप से सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे? शुद्ध रूप से सीख जाएंगे। अब जब सीख जाएंगे तो उसके बाद उसका प्रयोग करेंगे ना, तो जब प्रयोग करेंगे, अपना बुद्धि विवेक लगाएंगे, तो लोग क्या होंगे? लोग कुछ ना कुछ क्या करेंगे? उस पर टीका टिप्पणी करेंगे तो प्रभावित होंगे ना। तो यदि उसका एक कंडीशन में तनाव बढ़ गया, अब मोटिवेशन स्वाभाविक बात है क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो आत्मविश्वास भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो स्वाभाविक बात है अर्जन। लेकिन क्या हो? तनाव क्या हो जाए? तो कम जाए। तनाव क्या हो जाए? कम जाए। मोटिवेशन क्या हो जाए? बढ़ जाए। आत्मविश्वास क्या हो जाए? बढ़ जाए। अर्जन में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़िया तरीका से होगा करेंगे। लेकिन कह रहा है तो कईयों पर कोनो प्रेशर है के बाद नहीं दीजिए, उसको एकदम स्वतः तरीका से अपने आप उसको क्या करिए? बोलने दीजिए। और जब बोलने दीजिएगा तो अपने मन बुआ क्या कर लेंगे? द्वितीय भाषा को भी अर्जित कर लेंगे। अगला है प्राकृतिक आदेश परिकल्पना या प्रकृतिवादी उपागम। देखिए इसमें क्या कहते हैं? बच्चे अपने पहली भाषा एक क्रम में सीखते हैं, इसीलिए उनके ऊपर नियमों को थोपेंगे नहीं, बल्कि नेचुरल तरीके से सीखने देंगे, स्वतः तरीके से सीखने देंगे। क्योंकि बालक ऑलरेडी वो प्रभावी से गुजर रहे हैं ना, जब गुजर जाएंगे तो क्या वो नहीं सीख पाएंगे? क्या वो द्वितीय भाषा को भी बगैर किताब कॉपी के सीख गए कि नहीं सीख गए? तो क्या अर्जन हुआ कि अधिगम? अर्जन। अब कुल मिलाकर कर इनके सिद्धांतों में देखें तो 1-2 बार जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या सब?
इनके अनुसार बच्चे बोधगम के द्वारा द्वितीय भाषा भी अर्जित कर पुनः बुद्धि विवेक। क्रेसन के अनुसार बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना चाहिए जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर। एक स्तर ऊपर मतलब पहले बुआ जानते हैं तो इसे अलग मॉल I+1। क्रेसन प्रत्यक्ष विधि के द्वारा भाषा सीखने पर अधिक बल देती है। क्रेसन भाषा अधिगम में बोधगम निवेश पर अधिक बल दिया। ये कुल मिलाकर के हमारा देखिए इसके बारे में तो जो है स्टीफन क्रेसन के द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत, द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत। यहाँ पर मैं किसी को कोई दिक्कत, चलिए इस वीडियो को कर दिया जाए सेव। हम लोग बात करेंगे जिम क्यूमिन्स के भाषा अधिगम के बारे में। सुनिएगा ध्यान से। जैसे चॉम्स्की महोदय भाषाविद हैं, जैसे स्टीफन क्रेसन महोदय भाषाविद है, वैसे ही जो है ना जिम क्यूमिन्स महोदय भी क्या है, भाषाविद है। जिम क्यूमिन्स एक प्रसिद्ध भाषा अधिगम विशेषज्ञ है जिन्होंने भाषा शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। जिम क्यूमिन्स के कुछ प्रमुख योगदान हैं। पहला है बुनियादी अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कौशल, जिसको BICS कहा जाता है शॉर्ट में, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। और भाषा एकेडमिक कौशल या अकादमिक कौशल CALP की अवधारणा का विकास। यानी एक दिए हैं BICS और CALP के योगदान दिए हैं। भाषा अधिगम के लिए सामाजिक निर्माणवादी दृष्टिकोण का समर्थन किए हैं। भाषा अधिगम में प्रवाह और सार्थकता के महत्व पर जोर दिए हैं। और भाषा अधिगम के लिए तकनीकी संसाधनों के उपयोग का समर्थन भी। किस संसाधन का? तकनीकी संसाधन का। बउआ को भाषा सिखाने के दौरान तकनीकी संसाधन का भी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इनमें से जो आपके एग्जाम में जो आते हैं इनके विचारों के बारे में वो आते हैं आपके पहला पॉइंट से, वो BICS और CALP। अब समझते हैं कि BICS क्या होता है और CALP क्या होता है। तो देखिए, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, नामे में काम लग रहा है जी, बेसिक। सुनिए एक बात बताते हैं, जो हम आपका भाषा अर्जन है ना, जो हम आपका क्या है भाषा अर्जन, वही समझ लीजिए क्या है BICS। आज ये हम लोगों का अधिगम है ना, वही क्या है CALP। तो भाषा अर्जन क्या BICS, अब भाषा अधिगम क्या। देखिए हम केवल समझाने के लिए बोले हैं, जब आपको प्रश्न बनेगा समझे। अब देखिए BICS का अर्थ है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जो व्यक्तियों के बीच बुनियादी संचार कौशल को संदर्भित करता है। बुनियादी मतलब क्या होता है, आधार है कि नहीं, शुरुआती फाउंडेशन। अर्थात यह कौशल व्यक्तियों को दैनिक जीवन में संचार करने में मदद करता है, लेकिन यह विशेषज्ञता या गहरी समझ के लिए पर्याप्त MBBI पॉइंट से। इसी से आपका तो प्रश्न बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों पॉइंट से क्या है, देखिए, यह कौशल व्यक्तियों को दैनिक जीवन में संचार करने में क्या करेगा, मदद करेगा। दैनिक जीवन मतलब रोजमर्रा मतलब डेली लाइफ। तो जो हम आप लोग अपने दिनचर्या में, जो हम आप लोग अपने डेली लाइफ में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वही BICS कहलाता है। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा कि यह कौशल व्यक्तियों के दैनिक जीवन में संचार करने में मदद कर। दैनिक जीवन मतलब क्या, अभी हम आप लोग क्या कर रहे हैं, रोजमर्रा के जीवन जी रहे, डेली एकदम पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जाते हैं, घर पे सब कोई बातचीत करते हैं, है कि नहीं। लेकिन BICS भाषा से कोई विशेषज्ञता मतलब कोई भी चीज के बारे में विशेषज्ञ आप नहीं बनेंगे, या आपको गहरी समझ के लिए BICS भाषा पर्याप्त नहीं है। अर्थात इसमें रोजमर्रा के जीवन में होने वाली सामाजिक और संवैधानिक बातचीत के लिए आवश्यक कौशल शामिल होता है। जैसे दोस्त के साथ मिलकर बातचीत करना भी किसके अंतर्गत आएंगे, BICS। दोस्त से बात करना BICS। और लगातार घंटा फोन पर बतियाना भी किस में आएगा, BICS में। क्योंकि लगातार चलेगा तो अपना भाषा में आइए जाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि नॉर्मल होता है, व्यवहारिक बात होता है, कोई औपचारिक होता है, मतलब अनौपचारिक का बात होगा तो BI, औपचारिक का बात होगा तो CALP, अनौपचारिक का बात होगा तो
औपचारिक का बात होगा तो CALP। तो देखिए, जैसे दोस्तों के साथ मिलकर बात करना या विशेषज्ञों से सहायता मांगना। देखिए, विशेषज्ञ से हम आप सहायता मांगेंगे तो अपना नहीं आता है तो ना मांगेंगे, तो नहीं आएगा तो कौन भाषा में मांगेंगे? नॉर्मल भाषा में कहेंगे कि गुरुजी हमको ये प्रश्न नहीं आता, हमको बता दीजिए। तो नॉर्मल वे में है ना, आप साधारण भाषा में बात करेंगे क्योंकि आपको ये पता नहीं है। जब आपको बता देंगे गुरुजी तब आपको उसी के बारे में ज्ञान हो जाएंगे, है ना, तब आप भी के पास भी CALP का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में क्या होगा? BICS। एक को बात दिमाग में बिठा लीजिए। रोजमर्रा का बातचीत हो, दैनिक जीवन का बात हो, व्यवहारिक जो है ना बोलचाल में जो भाषा हो, हम लोग दैनिक दिनचर्या में जो भाषा का उपयोग करते हैं वो कहलाएगा BICS। इसको लिख लीजिए अनौपचारिक। क्या लिख लीजिए? अनौपचारिक। यानी तो डायरेक्ट क्या लिख लीजिए? अर्जुन। बात को दिक्कत देखिए, हम केवल बोले लिखने के लिए, मतलब केवल समझ के पर्पस के लिए, केवल समझ के पर्पस के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने क्या कहा जी कि BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दोस्त से बतियाना कौन में जाएगा? BICS में। कोई दिक्कत क्या? देखिए, ये कौशल हमें समाज में सहजता मतलब आसानी से अनुभूति संप्राप्त करने और अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद करते हैं। एक बात बताइए, आपका जिसके साथ संबंध बढ़िया है, नजदीकी है, ओकरा से बात करिएगा, जाके कहीं हिंदी में बतियाने लगेगा, अपना क्षेत्र के होंगे तो क्या चलेगा बात? जब उनके हिंदी में बतियाना शुरू करिएगा तो सामने वाला बड़ा टेढ़ लग रहा है, एकदम हिंदी में बतिया रहा है हमसे, नहीं, मामला गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि हम आप लोग जहाँ हैं उस भाषा में बातचीत करते तो क्या होता है? एकदम सामाजिक संबंध बढ़िया से बना होता है। तो कहलाएगा BICS। मतलब जहाँ पर व्यवहारिक बात हो, दैनिक दिनचर्या की बात हो, अनौपचारिक मतलब रूल नियम का आवश्यकता, तो क्या कहलाएगा? BICS। बात क्लियर है क्या? चलिए आगे देखिएगा। अगला है CALP। नामे में काम है जी, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉग्निटिव माने कथी? संज्ञानात्मक। संज्ञान का बात होगा तो बुद्धि विवेक होगा ना, बुद्धि विवेक का बात होगा तो औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक मतलब अर्जन के अधिगम। अर्जन क्या होगा? अधिगम। मतलब CALP का अर्थ है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जो व्यक्तियों को एकेडमिक और विशेषज्ञता के स्तर पर संचार करने में मदद, विशेषज्ञ बनाते हैं। ठीक है, अर्थात यह कौशल व्यक्तियों को जटिल शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझने, काफी जो जटिल शब्द होगा भाव को समझने में, विशेषज्ञता के स्तर पर संवाद में भाग लेने में, एकदम जो हाई फाई लोग हैं उन लोगों से आपको बात करना हो, और कोई चीज पर विश्लेषण करना हो या मूल्यांकन करना हो, और स्पष्ट और संगठित तरीके से लिखने और बोलने में मदद करता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि पढ़ल लिखल वाला बात हो रहा है कि नहीं? तो पढ़ल लिखल वाला बात होगा तो CA वही ना चलेगा तो BICS। बात समझ में आए? अनौपचारिक कौन में जाएंगे? BICS। औपचारिक देखिए, हम पढ़ा रहे हैं, गलती सिद्धांत हमको पता है, लेकिन आपका प्रश्न बनेगा तो की दिक्कत? अपन को प्रश्न बनना चाहिए ना है? हाँ, बात खत्म है, प्रश्न बन जाए, बात खत्म है जी, है ना। हम जो बात बोले ना अर्जन अधिगम एक से कोनो मतलब नहीं, लेकिन आपका प्रश्न बनेगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो देखिए, जिम क्यूमिन्स ने CALP को BICS के साथ जोड़कर भाषा अधिगम के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है कि जो CALP का ज्ञान कराना है ना, तो पहले BICS से जोड़ के कराइए। मतलब बालक को बाहरी दुनिया से जोड़ करके ज्ञान कराइए। होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम आप लोगों को लिखाते हैं कि बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला उत्तर अर्थात दैनिक जीवन से जोड़ने वाला उत्तर होता है कि नहीं जी? केवल किताबी ज्ञान कोई ज्ञान न माना जाए, बल्कि किताब के बाहर भी ज्ञान होता है। कहते हैं कि बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। तो BICS हुआ के तरह से पूर्व ज्ञान है कि नहीं? है कि व्यवहारिक है, व्यवहारिक काम काज में उपयोग करते हैं। और जब दिमाग वाला बात करेंगे तो CALP का ज्ञान BICS से जोड़ करके
कराएंगे। तो बउआ को बढ़िया से समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ई हो गया आपका BSES और CLP का बात खत्म। समझ गए? तो वीडियो कर दिया जाए शेयर।